चलिए आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग से, जिसमें हम बैंकिंग की पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे, आरबीआई और इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। एक लेक्चर में नहीं होगा, एक लेक्चर और लगेगा इसको, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़नी है, बेसिक रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है, आज यहां से शुरुआत करते हैं, पहले इतना पढ़ेंगे। टाइम बचा तो एनपीएस पढ़ेंगे और बैंक रन। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ऑडिबल है? आ ही रही होगी तभी भी जवाब नहीं दिया। चलिए, यस सर, ठीक है। चलिए बैंकिंग की अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएं, खासकर पहले भारत के कॉन्टेक्स्ट पे जाएं, तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग कोई मॉडर्न फिनोमिना है। ठीक है, हमारे एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट में भी हमको कुछ बैंकिंग की झलक मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप महाजनपद काल में आएंगे, महाजनपद पीरियड को पढ़ेंगे, उस समय एक वर्ड आएगा गिल्ड्स। ठीक है, तो गिल्ड्स क्या होता था? एक तरह की सोसाइटीज होती थी। फॉर एग्जांपल जो सुनारे हैं, सुनारों की एक अपनी एसोसिएशन होगी। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनकी अपनी एसोसिएशन होगी, या फिर कोई फार्मर्स है उनकी एक बड़ी अपनी एसोसिएशन होगी। इस एसोसिएशन को हम क्या कहते थे? गिल्ड। ठीक है, और ये क्या करते थे? पैसे को पूल करते थे, और उस कम्युनिटी के किसी भी आदमी को अगर पैसे चाहिए होता था तो वो उसको लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते थे। तो एंशिएंट काल में ही हमको महाजनपद काल 6th सेंचुरी बीसी, जब बौद्ध धर्म का काल चल रहा था, उस समय हमको इसकी झलक मिल जाती है बैंकिंग की। ठीक है, बैंकिंग डेवलप कब होती है? जब गुप्त काल आता है। ठीक है, तो हमको गुप्त काल में कुछ वर्ड्स आते हैं, निगम्स। एक जाति है जिसका नाम क्या है? निगम। ये क्या करते हैं? ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं और कुछ पैसा लोन में भी देते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं जो आपको क्या कहेंगे? पैसा भी लोन में देंगे और सारा रिकॉर्ड को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, इसी समय साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो हमको बैंकिंग एक्टिविटीज देखने को मिलती है। साउथ इंडिया सुना है ना, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा। तो जो टेम्पल्स थे वो भी बैंकिंग एक्टिविटीज करते थे। ठीक है, खासकर ये टेम्पल्स किस पीरियड में? पल्लव चोला पीरियड। यहां पर आपको दिखेंगे कि जो टेम्पल सन के पास इतना धन होता था, जो वहां के प्रीस्ट होते थे वो लोन में पैसा देना या पैसे को अकाउंट में डालकर उन्होंने अपना बनाया हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्याज दे देना। टेम्पल बैंकिंग एक्टिविटीज करती थी। ठीक है, तो इट्स नॉट द न्यू कंसेप्ट फॉर अस, इंडियंस ने बहुत देर पहले देखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, जब मॉडर्न एरा आया, मॉडर्न वर्ल्ड, तो मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम आए, जो आज मॉडर्न बैंकिंग है, ये सबसे पहले किसने शुरू की थी? इटली ने। जो मॉडर्नाइज बैंकिंग है, ये नहीं ऑनलाइन होता तो नहीं था, जो पर आज जो सिस्टम है मॉडर्नाइज बैंकिंग का, वो सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? इटली में। इसका बहुत बड़ा कारण है,
ब्रिटेन में क्यों नहीं शुरू हुआ, इटली में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो रेनेसांस था, पुनर्जागरण, वो कहां पर आया था? इटली में ही आया था। ठीक है ना। तो इटली से ही वॉवेज आई। जब अरबों ने, तुर्कों ने यहाँ पर कवर कर लिया था तो उनको एक नया रूट चाहिए था, तो उन्होंने वॉवेजेस की। ठीक है, तो इटली से ही वो जो दिमाग का यूज करना, ये कहां से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ। पहले क्या था? जो चर्च ने कह दिया वही ठीक है, जो चर्च कह रहा है वो सत्य है। पर इटली में जब रेनेसांस आया तो उन्होंने ये देखा कि नहीं, लॉजिक सबसे बड़ा है। ठीक है, और जब इतनी लॉजिक की डेवलपमेंट हुई तो नेचुरली बैंकिंग की डेवलपमेंट भी कहां पर हुई? इटली में। ये याद रखना, ये थी ब्रिटेन में नहीं हुई। ठीक है, आगे चलिए। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मॉडर्न एरा बैंक्स जो बने सबसे पहले 1770s में बना, और ये किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो पहला जो बैंक बना वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर है जी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीता, बॉम्बे को जीता और मद्रास को जीता, और यहां पर अपनी ना केवल फैक्ट्रीज बनाई, बकायदा यहां पर किले भी बनाए। तो ये एक तरह की क्या थी? कैपिटल सिटीज थी इनकी। ठीक है, जहां पर मेन इनका स्टेशन होता था। क्लियर है। अब नेचुरली है कि आपको सबसे पहले उन्होंने क्या जीता? बंगाल। तो बंगाल में दो चीजें उन्होंने बहुत बड़ी की, बैंकिंग सर्विस को यहां डेवलप किया और एजुकेशन को भी यहां पर डेवलप किया। तभी बंगाल गढ़ था ना मॉडर्न इंडिया का, जहां से पढ़े लिखे मॉडरेट्स आते थे, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट आते थे। ठीक है ना, क्योंकि भैया एजुकेशन वो सबसे पहले यही लेके आए थे और बैंकिंग भी सबसे पहले यही लेके आए थे। ठीक है, चलिए। तो अगला बैंक जो बना वो कौन सा था? द बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा द बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बैंक ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने बंगाल साइड में बनाया था, पर प्रॉपर उस समय वो जीता नहीं था उन्होंने बंगाल को भी। ठीक है, जीता था, लेकिन अभी जो नया नई चीज थी, अभी वो प्रॉपर होल्ड नहीं था उन लोगों का उसके ऊपर। ठीक है, अपने होल्ड को जमाने के लिए इन्होंने क्या किया? यहां पर बैंक बनाए। अब ये क्या? प्रेसिडेंसी टाउन्स है। आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे, ये क्या है? प्रेसिडेंसी टाउन्स। इसलिए इन बैंक्स को क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी बैंक्स। प्रेसिडेंसी टाउन्स है ना, चीफ टाउन्स है जहां पर उनका गढ़ है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी बैंक्स। इन बैंक्स को क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी बैंक्स। क्लियर है जी? इतना क्लियर है? टेक्निकल है ये सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री वाला नहीं है, कहानियां सुना दी तो हो गया काम। थोड़ा ध्यान से चलना है इस सब्जेक्ट में, टेक्निकल बहुत है। सर यहां पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान को एस्टेब्लिश किया, पहला बैंक भारत में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर है जी? समझ में आ गया? आगे चले। चलिए, पहला बैंक जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा कहीं बना, तो टेक्निकली बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी बंगाल में बना था। ठीक है, पहला ऐसा बैंक जो इन तीन जगह के अलावा कहीं खुला भारत में, वो कौन सा था? बैंक ऑफ इलाहाबाद।
जिसको आप इलाहाबाद बैंक भी कहते हैं। आगे चलिए, पहला ऐसा बैंक जिसकी मैनेजमेंट में कुछ इंडियंस को शामिल किया गया, वो कौन सा था? अवध बैंक। अवध बैंक। ये बैंक कहां खोला गया? फैजाबाद। फैजाबाद कहां पर है? यूपी। पहला ऐसा बैंक जिसमें इंडियंस को मैनेजमेंट में डाला गया, पहली बार इंडिया ने मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में मैनेजमेंट में आए, वो कौन सा था? अवध बैंक। बेसिकली ये अवध है, पर उन्होंने इसको अवध कहा। अवध का एरिया जो अयोध्या का जो एरिया है, ठीक है। आगे चलिए, पहला ऐसा बैंक जो कंप्लीटली मैनेज्ड और ओन्ड बाय इंडियंस, मैनेजमेंट भी सिर्फ इंडियंस के हाथ में और उनके ओनर भी इंडियंस थे, ये कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कहां पर खुला था? ये लाहौर। और इसके ओनर कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चलिए, पहला स्वदेशी बैंक जिसमें 100% कैपिटल पैसा था, वो सिर्फ इंडियंस का था। पंजाब नेशनल बैंक में कुछ अंग्रेजों का भी था, चाहे मैनेजमेंट उनकी थी, इंडियंस की थी, या ओनरशिप उनकी थी, कुछ पैसा उन्होंने बाहर से अंग्रेजों से भी लगवाया था। ठीक है, ऐसा पहला बैंक जो स्वदेशी बैंक था, यानी 100% कैपिटल किसकी थी? इंडियंस की। ऐसा बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इफेक्ट्स याद रखना, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला ऐसा बैंक जो महात्मा गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका आप देख लेना हेडक्वार्टर कहां पर था। ठीक है, पहला ऐसा बैंक जो महात्मा गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था, वो कौन सा था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये यूनियन बैंक कहां पर था? मुंबई। वैसे सेंट्रल बैंक भी मुंबई में था। देखिए इसको, आगे चलिए। हाँ जी, कौन सी बुक बताऊं? रमेश सिंह तो मैंने खुद नहीं पढ़ी। मुझे तो बॉडी बिगड़ लगती है, सही बताऊं तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। सर से डिस्कस करके बात करूंगा। एक बुक है ही नहीं जो सारा मसाला दे दे। लिटरली बता दूं, रमेश सिंह आज तक मुझे नहीं समझ आई। चलिए, तो जब हम बैंकिंग की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तब हम इसको 3 फेज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला फेज जो हमने पढ़ा वो कौन सा है? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब आए हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड।
इंडिपेंडेंस पीरियड की पहली डेवलपमेंट, आजादी मिल चुकी है हमको, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, पहली डेवलपमेंट आरबीआई। हालांकि आरबीआई की फॉर्मेशन 1934 एक्ट के तहत हो चुकी थी, यानी ये डेवलपमेंट कहां की है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है। पर आरबीआई की जो नेशनलाइजेशन हुई है वो कब हुई है, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में, यानी आजादी के बाद 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बैंक को नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। नेशनलाइज क्या होता है बताऊंगा अभी आपको, नेशनलाइजेशन करते क्यों है इसकी, ये सारा बताऊंगा, बस आप अभी लिख लो अभी। फॉर्मेशन कब होती है इसकी, अंग्रेजों ने बनाई 1934 में, पर आजादी के बाद उसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब लगाओ गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। पहले क्या था, खुले शेयर थे, बड़े बड़े रसूखदारों को देते थे पैसा, कोई आम बंदा चल जाए उसको पैसे देते नहीं थे, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग थी ना। तब गवर्नमेंट ने कहा ऐसे तो चलेगा नहीं, ठीक है, हमने अडानी अंबानी को थोड़ा पालना है, हमने तो बाकियों को तो पालना है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दी इसकी, ठीक है। अगला काम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एक्ट क्यों लेके आए, देखिए आरबीआई तो था, और आजादी के समय आरबीआई के अलावा 600 बैंक और थे, छोटे बड़े, ठीक है। और ये सारे बैंक क्या थे, प्राइवेट। अब इन बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि प्राइवेट बैंक है, प्रॉफिट मेकिंग पे चलेगा। ये बैंक जो थे अक्सर रिच पीपल को ही पैसा देते थे, आम किसान को, लेबर को, कोई एमएसएमई सेक्टर का छोटा मोटी आ गया आदमी, उसको वो देने को राजी नहीं थे, क्योंकि भैया प्राइवेट है तो प्रॉफिट मेकिंग में वो चलेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी बैंक से किसके अंडर डाल दिए, आरबीआई के अंडर डाल दिए, कि अब आरबीआई की डायरेक्शंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने पैसे ही देने, अपनी मर्जी से देने, नहीं, अब आपको इनकी डायरेक्शन, आरबीआई बेसिकली किसकी, गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट की डायरेक्शन से चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, 1949, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई ने रेगुलेट कर दिया उनकी एक्टिविटी। आगे चलिए, अगली डेवलपमेंट 1955। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, आजादी के समय 1949 में, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, ठीक है, इनको मिलाकर क्या कहलाया जा रहा था, ये इंपीरियल बैंक। व्हाट डू मीन बाय इंपीरियल, इंपीरियल वर्ड क्या, इंपीरियल बड़े रसूखदारों के बैंक्स, जिसमें बड़े बड़े बंदों के शेयर्स लगे हुए हैं, आम बंदा कहां है, कहीं भी नहीं है, ठीक है, इंपीरियल बैंक्स, ठीक है। और इसको नाम देकर अब क्या बना दिया गया, इकट्ठा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक नहीं था, ये ग्रुप था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ आपका बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ आपका जोधपुर, ठीक है, ग्रुप थे ये, एक बड़ा ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम क्या था, एसबीआई, यानी इंपीरियल बैंक, जो 3 बड़े बैंक थे इनको ज्वाइन कर करके एक बड़ा ग्रुप बनाया एसबीआई। एजेंडा यही है, एजेंडा क्या है कि आम बंदे को भी पैसा मिले, बैंकिंग सर्विस मिले, क्योंकि ये लोग थे बिगड़े हुए, ये नहीं देके राजी थे किसी को। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना कंट्रोल बना रही है इनके ऊपर, ठीक है। आगे चलिए, अगला स्टेप, जब गवर्नमेंट को दिखा
कि हमारा जो कंट्रोल है ठीक है स्टैब्लिश तो हो रहा है, पर आज भी जो गरीब तबका है उसको बैंकिंग सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जब उसने 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया। अब नेशनलाइज का मतलब क्या, कंट्रोल किसका आ गया, गवर्नमेंट का आ गया। यानी अब आपको गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आपको कहती है एमएसएमई सेक्टर को पैसा दो, देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कहती है फार्मर्स को पैसा दो, लोन्स दो, देना पड़ेगा आपको, ठीक है, मना नहीं कर सकते। अब नेशनलाइज हो गए ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया इसके। आगे चलिए, 1980 में एक और बड़ा स्टेप लिया जब उन्होंने 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैंक कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक। आप पंजाब नेशनल बैंक जाओ, एक किसान चल जाए, हो गया मुझे लोन चाहिए, देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, देना पड़ेगा हमको। वो आपको ये नहीं कह सकते कि नहीं देंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना उनके ऊपर। हाँ, यस बैंक के बाद चल जाओ तो वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, हालांकि है तो वो भी नेशनलिस्ट बैंक है, ठीक है, पर वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, पर यहां तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। क्लियर है जी। 70s के एरा में एक बहुत बड़ा धमाका किया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, जब उन्होंने कुछ बैंक्स बना दिए जिनका नाम क्या था, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। क्या हो सकता है ये, रूरल डेवलपमेंट के लिए। नहीं देख रहे ना इन एरियाज को, ठीक है, तो स्पेशली फोकस कहां पर है, रूरल एरियाज और खासकर फार्मर्स, आर्टिशंस और जो छोटे मोटी MSME सेक्टर है, जो गांव में बैठे हुए हैं, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड हो, उनको बैंकिंग सर्विस की हेल्प मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक को बनाया जिसका नाम क्या था, रीजनल रूरल बैंक्स। आर्टिशंस, हैंडीक्राफ्ट वगैरह नहीं बनाते जो, क्लियर है। पर 1991 ये बहुत क्रूशियल ईयर था भारत के लिए। क्यों, देखिए 80s में एक वॉर हुई जिसका नाम क्या था, गल्फ वॉर। और गल्फ वॉर में क्या था, USA, उसके एलाइज में सबसे बड़ा अलाई कौन था, कुवैत, ठीक है। इनकी भिड़ंत होगी। भिड़ंत किसके साथ चल रही थी, ईरान के साथ। USA का पंगा किसके साथ था, ईरान के साथ। क्यों, क्योंकि ईरान का जो राष्ट्रपति था वो अपने आप को लीडर बना रहा था कि मैं मुसलमान कौम का लीडर हूं, और उसने US के खिलाफ जिहाद खोल के रख दी, ठीक है। अब लड़ाई किसके साथ चल रही है, ईरान के साथ। US ने क्या किया, ईरान का एक दुश्मन है जिसका नाम क्या है, इराक। इराक का जो हेड था वो कौन था, सद्दाम हुसैन। US ने फंडिंग दी थी सद्दाम हुसैन को कि तू ईरान के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में हेल्प कर। आगे इस महाराजा ने क्या किया, सारी फंडिंग खाली, इस्लाम जाग गया, भैया हम तो भाई हैं, नेचुरली वो तो होना ही था, भाई भाई पे थोड़ा क्यों करेगा, एक धर्म का आदमी दूसरे अपने धर्म के लोगों पे थोड़ा अटैक करेगा। और भैया फंडिंग लेके बैठ गए, इन्होंने कुछ किया नहीं, USA का तो शत्रु बन गया। और इन्होंने एक स्कीम लगाई जिसमें इजिप्ट भी बीच में था कि हम क्या करेंगे, हम ऑयल ब्लॉकेज करेंगे। US किसके ऊपर टप रहा है, ऑयल के ऊपर, ठीक है। अगर हमने तेल देना ही बंद कर दिया, हेकड़ी आ जाएगी सामने इसकी। US ने क्या किया, रातों रात किसको पैसा दिया, इजिप्ट को और कुवैत को। रिजल्ट, कुवैत और इजिप्ट ने रातों रात USA को तेल देना शुरू कर दिया, ठीक है।
ये भैया बखला गए और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कुवैत की ऑयल वेल्स पे पंपिंग कर दी। दूसरा काम, इजिप्ट के राजा की हत्या करवा दी। अब कुवैत के ऊपर तुमने बम फेंक दिए, उससे क्या हो गया, ऑयल वेल्स में आग लग गई। अब ऑयल वेल्स में आग लग गई, ऑयल की शॉर्टेज होगी। इकोनॉमी का प्रिंसिपल क्या कहता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की सप्लाई में दिक्कत, डिमांड में ज्यादा, वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, ऑयल महंगा हो गया। अब भारत ने ऑयल चाहिए, पर भारत की इकोनॉमी ओपन नहीं थी, यानी हम बाहर वाली कंट्री से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा बैड एक्सपीरियंस है ईस्ट इंडिया कंपनी से। हमने ये सोचा, वो कहते ना, दूध का जला लस्सी फूक फूक पीता, वो वाला हाल था इनका। ठीक है, ये भी लस्सी में फूके मार रहे थे कि नहीं भैया हमने नहीं खोलनी अपनी इकोनॉमी। रिजल्ट, जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करोगे तो डॉलर कहां से आएगा, और तेल मिलना डॉलर पे, रुपये में तो मिलना नहीं। ठीक है, डॉलर की आ गई कमी, तो ये वहां से भागते भागते कहां पर गए, IMF, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो होता गया कि आपका फॉरेन करेंसी का रिजर्व कम हो गया। अब तेल लेना आपने फॉरेन करेंसी, रुपये को कौन पूछता है वहां पर। ठीक है, तो हम कहां पर गए, IMF के पास। IMF जो था, IMF ने कुछ रेगुलेशंस लगा दी। हालांकि इसकी मैं तो आपको डिटेल बताऊंगा, यूएस का काम है ये सारा, ये सब यूएस का काम है, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक को चलाने वाला वही है। ठीक है, इवन UN को भी। IMF ने भारत को बोला, अपनी इकोनॉमी को आपको ओपन करना पड़ेगा, पैसा देंगे पर कंडीशन है, आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जिसका नाम क्या होता है, LPG रिफॉर्म, लिबराइजेशन, यस, प्राइवेटाइजेशन, हालांकि इसको डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, और ग्लोबलाइजेशन। इतना याद रखो, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और जिसमें मेन जो हमारे अभी इंटरेस्ट का है वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, भारत में दो काम हुए। एक तो प्राइवेट बैंक्स ओपन होने शुरू हो गए, और भारत में फॉरेन बैंक्स की एंट्री हुई। तो ये एरा जो आपको दिखेगा बाद में, प्राइवेट बैंक्स का फरमार आ गया। प्राइवेटाइजेशन में एक है ना, लिबराइजेशन का मतलब क्या है, खोल दो, जितने भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो खोल दो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर आ गया। ग्लोबलाइजेशन, आप दुनिया से ग्लोबलाइज हो जाओ, अटैच हो जाओ, आ गई ना बाहर की फॉरेन बैंक यहां पर। ठीक है, तो मेजर डेवलपमेंट क्या हो रही है, फॉरेन बैंक्स की एंट्री और प्राइवेट बैंक्स की एंट्री भारत में। और अब क्या होगा, जब भारत में फॉरेन बैंक्स भी आएंगे, प्राइवेट बैंक्स भी आएंगे, कमर्शियल बैंक पहले से ही है, कंपटीशन बढ़ेगा ना। और जब कंपटीशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, फायदा किसको होगा, कस्टमर को। एक बैंक आपको बोलेगा 8% में दूंगा लोन, दूसरा बोलेगा 7% में दूंगा लोन, तीसरा बोलेगा 6% में दूंगा लोन, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। हाँ, 0% में कोई नहीं कहेगा, वो तो फिर बैंक ना हुआ लंगर ही हो गया। उन्होंने अपना सेटिंग कर दी। ये क्या हुआ, ये मोनोपोली खत्म कर दी उन्होंने। तो ये क्या था, एक नया दौर था भारत में, जब फॉरेन बैंक से प्राइवेटाइज बैंक्स की एंट्री होती है। ठीक है, क्लियर है जी। देखिए इसको फिर आगे चले। अगला है बैंक्स और नॉन बैंक्स में क्या फर्क है। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो नॉन बैंक, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए,
महिंद्रा फाइनेंस होगी, ये क्या है, ये नॉन बैंक्स है। ठीक है, बैंक्स और नॉन बैंक्स में सबसे बड़ा अंतर, बैंक्स लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, नॉन बैंक्स लोगों से कभी डिपॉजिट नहीं लेते। डिपॉजिट नहीं लेते, ठीक है, खासकर डिमांड डिपॉजिट नहीं। देखो डिपॉजिट दो टाइप की है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी एफडी होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब आपने एफडी कराई, 3 साल बाद आपको एफडी मिलेगी, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या, आपने अकाउंट खुला दिया, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जब भी आपको पैसा चाहिए चेक भरोगे और अपना पैसा निकालो, ऑन डिमांड। ठीक है, जो नॉन बैंक्स हैं वो टाइम डिपॉजिट तो ले लेते हैं पर आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते। टाइम डिपॉजिट तो फाइनेंस ले लेगी आपसे, ठीक है, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड क्या करती है, आपके पैसे को लेके शेयर मार्केट में लगाती है ना, सिप लगाती है, तो वो क्या होगा, टाइम डिपॉजिट हो गया ना आपका, वो तो ले लेगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड से ये कह दिया कि मुझे चेक लो, मुझे पैसा दे दो, मुझे अभी पैसा चाहिए, वो नहीं देने वाली को, उनके पास अथॉरिटी नहीं है डिमांड डिपॉजिट की। और अगर डिमांड डिपॉजिट की अथॉरिटी नहीं है तो क्या चेक की अथॉरिटी है, नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नॉन बैंक, हालांकि इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कौन सी, हाँ जी हाँ जी, नॉन बैंक्स में आते हैं। बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs। चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको, क्या ही, तो अगला टॉपिक आप लिखो। हाँ देखो, दो टाइप के डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है क्या, चलो अब टॉपिक को पढ़ लेते हैं। पुराने जमाने की फिल्में देखी अमिताभ बच्चन की, अमरीश पुरी जमींदार ठाकुर, तो ठाकुर के बाद जब वो जाते थे, ठाकुर साहब हमको लोन दे दो, तो ठाकुर दो काम करता था, एक तो 50% पे या 60% पे लोन देता था, और उनको कहता था अंगूठा दिखाओ कहां पर है तुम्हारा, अंगूठे को पकड़ के कागजों पे अंगूठे लगवाता था और कहता था पैसा या तो आप हमको टाइम से दोगे, नहीं तो आपकी जमीन हमारी। मॉडर्न इंडिया में दक्कन रिवोल्ट आएगा, एक डेक्कन फार्मर रिवोल्ट, यही हुआ था, ठाकुरों को मार दिया तुमने, आग लगा दी ठाकुर। पता नहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखा है, ठीक है। तो ये ठाकुर कौन है, क्या ये ठाकुर पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में तो ये आते ही नहीं थे, नहीं। कोई इनको कंट्रोल करने वाला नहीं था, ठीक है। सुबह उठे, ब्रश किया, फार्मर लोन लेने आया 1 लाख का, तो मुंह उठा के कह दिया कितना भी आप दो, 60% कभी दे होगा उससे, कभी दे होगा, कभी नहीं दे होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जब बैंक की नेशनलाइजेशन हुई, ये काम गए इनके, कौन किसने पूछना इनको अब, तो ठाकुरों ने अपनी फॉर्म बदल ली। अब ठाकुर क्या बन गए, कंपनी बन गए, ठीक है, कंपनी वाले ठाकुर बन गए। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी खोल ली। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो एजुकेशन लोन दे रही है, एक कंपनी जो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा रही है, एक कंपनी जो आपको मोबाइल का लोन दे रही है, वो बेसिकली क्या है, बजाज फाइनेंस है ना, ये तो बड़ा मशहूर है। एक कंपनी कोई जो आपको हाउस का लोन दे रही है, मुथूट फाइनेंस, नाम सुना होगा, गोल्ड लोन देती है। ये कौन है, ये बैंकिंग सर्विस के बंदे नहीं, ये ठाकुर हैं। अपने आप को ये उन्होंने क्या बना लिया, कंपनी बना ली, ठीक है। अब
क्योंकि ठाकुरों ने कंपनी बना ली, ठीक है, तो ये बेसिकली किसमें आते हैं? कंपनी एक्ट के अंदर। अब क्योंकि कंपनी है तो कंपनी एक्ट उसको रेगुलेट करेगी ना, ठीक है। पर क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट भी ले रहे हैं, इसलिए इनको देखता कौन है? आरबीआई भी देखता है इनको। कहीं ये ना हो जाए ना ठाकुर 100% ब्याज लें, तो या तो आरबीआई ने देखना है ना आपको, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो आ रही है बेसिकली किसकी आ रही है? आरबीआई की आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये बंदे जो हैं, आप ध्यान से देखो, ये बंदे कभी आपसे डिपॉजिट लेते हैं? ये आपसे ये तो चेक इशू करते हैं आपको? बजाज फाइनेंस कंपनी ने कभी आपको चेक इशू किया? या मुथूट फाइनेंस ने कभी आपको चेक इशू किया? क्यों? क्योंकि इनके डिमांड डिपॉजिट है ही नहीं, ये डिमांड डिपॉजिट की फैसिलिटी नहीं देते। ये किसकी देते हैं? टाइम डिपॉजिट की। हाँ, ये जरूर कह देंगे कि आप सिप लगाओ, 10 साल बाद आपको इसका इतना पैसा मिल जाएगा। 10 साल बाद टाइम पीरियड पड़ गया ना 10 साल का, ये क्या हो गया? टाइम डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट जैसे मैं गया, लो भी चेक पकड़ो, मेरे को पैसा दो, ऐसा नहीं मिलने वाला। तो ये कंपनी से टाइम डिपॉजिट देंगी, डिमांड डिपॉजिट नहीं देंगी, और क्योंकि डिमांड डिपॉजिट नहीं देंगी तो चेक भी इशू नहीं करेंगी। सर सभी जो प्राइवेट बैंक है वो कंपनी एक्ट के अंदर ही ऑथोराइज्ड होती है? नहीं, प्राइवेट बैंक जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। रेगुलेट बैंकिंग एक्टिविटी, हाँ आरबीआई करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटी है, कंपनीज एक्ट के अंदर आएगी। यहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है कहीं पर? आप बताओ, इसने जनरल लोगों से पैसा लिया या इसने चेक इशू किया? नहीं किया। तो यहाँ बैंकिंग एक्टिविटी कहां पर है? सिर्फ लोन देना है, सिर्फ लोन देना है। और अब ये जो अब आपने एक चीज नहीं मुझसे पूछी, आपने मुझसे पूछा देखो टाइम डिपॉजिट ये ले सकते हैं, पर टाइम डिपॉजिट से कितना पैसा आ जाएगा इनके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी एजुकेशन लोन लेने जाता है, ठीक है। अब एजुकेशन लोन वाली कंपनी के पास पैसा कहां से आया? चलो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का तो समझ में आता ना, उसने आपका पैसा लगवा लिया, सिप में लगवा लिया, उसके बाद पैसा आ गया, उसने कर दिया। अब इनको बताओ एजुकेशन लोन वाली कंपनी, मोबाइल वाली कंपनी, इनके पास पैसा कहां से आया जो आपने कोई फाइनेंस कर रहे हैं? ये खुद बैंकों से पैसा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, भाई साहब ने 1 करोड़ रुपया लिया बैंक से, कितने ब्याज में? 7% पे, 50 लाख आपको दे दिया 10%। ये इनका प्रॉफिट है, ये इनका प्रॉफिट है। आपने कोई डिपॉजिट कराया इनको? नहीं। इनके पास पैसा कहां से आया? ये मार्केट से पैसा उठाते हैं और आपको पैसा देते हैं। जो रेट में डिफरेंस होता है वो इनका क्या है? प्रॉफिट है। और अगर आप पैसा ना दो तो आपकी एक्टिवा उठाते हैं और चले जाते हैं। पीछे आपने देखा होगा बंदा भाग रहा होता है, मेरी एक्टिवा गई। या हमारे ग्वांड में वर्मा जी, वो लेके आ गए होंगे, ठीक है, नहीं दिया होगा पैसा। एक दिन बाद सुबह पता लगा एक्टिवा गायब है। हम पुलिस थाने में, सारे पूरा मोहल्ला थाने में जाके कंप्लेंट लिखा रहा है। बाद में पता लगा वो तो कंपनी लेगी उठा के। 10 दिन पहले का इंसिडेंट है ये भी। अगले ने तो लेनी, बैंक भी आजकल ले जाते हैं। सरफराजी एक्ट में बताऊंगा आपको, उनको भी पावर है पूरी हो, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट यहां से है। ये क्या होगी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो मेजर डिफरेंस क्या है नॉन बैंक और बैंक में? कि बैंक डिमांड डिपॉजिट ले रहे हैं और बैंक चेक्स इशू कर रहे हैं, जो ये नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे चलिए। टाइप्स ऑफ बैंक्स। पहला शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। ऐसे बैंक
जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। आरबी एक्ट कब आया था? 1934 में। ऐसे बैंक जो सेकंड शेड्यूल ऑफ, उनका एक शेड्यूल है, ठीक है, उस एक्ट को मानते हैं और उसमें रजिस्टर्ड हैं, ये कौन से हैं? शेड्यूल बैंक्स। ऐसे बैंक जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो कौन से हैं? नॉन शेड्यूल बैंक्स। पहला डिफरेंस। ऐसे बैंक्स जो शेड्यूल बैंक्स हैं, इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम कैपिटल अगर आपने उस बैंक की शुरुआत करनी है, कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। मिनिमम कैपिटल अगर आपने ऐसे बैंक की शुरुआत करनी है तो कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। एक लिमिट उन्होंने लगाई हुई है, हालांकि अब गवर्नमेंट को चेंज करने वाली है, ठीक है। ये इसकी कितनी होती है? लेस देन 5 लाख। लेस देन 5 लाख। उनकी कितनी है? 5, उनकी लेस देन 5 लाख। कितना में भी आप खोल सकते हो। समझ में आ गया? ये मिटा दूं? तीसरा, ऐसे बैंक्स जो शेड्यूल बैंक्स है और आरबीआई एक्ट के बाद रजिस्टर्ड है, ये बैंक्स अपनी ब्रांचेस ओपन भी कर सकते हैं, अपनी ब्रांच को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें उनको आरबीआई से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रांच खोलनी है या भी ब्रांच बंद करनी है तो आपको आरबीआई से लेने की परमिशन जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कर सकते। अगर ब्रांच खोलनी है आरबीआई से बात करनी पड़ेगी, बंद करनी है बात करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगला, नॉन शेड्यूल बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? केड़ा एक्ट रेगुलेट करता है? देखो रजिस्टर्ड नहीं है, रेगुलेशन तो आरबीआई की है, रजिस्टर्ड नहीं है उसमें, वो उसके सेकंड शेड्यूल को उसने साइन नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, 12 कुत्ते की तरह घूम रहा है, नहीं। उसको रेगुलेट तो आरबीआई ने किया, वो इंडिया में है ना, है तो इंडिया में ही है, तो आरबीआई तो रेगुलेट करेगी उसको, ठीक है। आगे चलिए, अगला, शेड्यूल बैंक आरबीआई से लोन्स ले सकते हैं। अगर किसी बैंक को जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा और उससे शॉर्ट टर्म लोन जो भी ब्याज में ले लेगा आरबीआई इसको दे देगी, ठीक है। ये नहीं ले सकते, ये आरबीआई की डिस्क्रिशन है कि उसको ये दे या ना दे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं उसमें। आगे चलिए, हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे हम उसमें एक चीज पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। सुना हुआ इसका? हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें एक टर्म है कि कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा हर बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा कि अगर बैंक डूब गया तो उस पैसे से उसको बचाया जा सके, ठीक है। पिगी बैंक है एक तरह का। शेड्यूल बैंक जो कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखेंगे? ये बैंक भी कैश रिजर्व रेशियो रखेंगे पर अपने पास, इनको खुद अपने पास ही मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर आरबीआई का सीन नहीं है। ये नहीं कि नहीं मेंटेन करना, करना तो पड़ेगा पर अपने पास, ठीक है। समझ में आ गया? इन बैंक्स को लोकल एरिया बैंक्स भी कहा जाता है। लोकल एरिया बैंक्स। अब आप मेरे को, आपसे मैं पूछता हूं कि भैया देखो
कितनी चीजें ऐसी हैं जो इसको नहीं मिल रही, ठीक है, फिर भी आरबीआई ने क्यों खोल के रखे हुए हैं ये? हाँ ठीक है, आप नजदीकी तो पहुंच गए हो। फिर कंपटीशन नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आज भी बैंकिंग सर्विस एक्सेसिबल नहीं है, नहीं है ना। कईयों को तो केवाईसी नॉर्म से, कईयों को तो साइन नहीं करने आते, वो नहीं जाते उनके पास, बैंक को डरते मारे नहीं जाते। तो कई बार क्या होता है कि बैंक आपको लोन तभी देगी कि आपको कुछ प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, नहीं होती लोगों के पास, तो फिर ऐसे बैंक पिक्चर में आते हैं। तो ताकि बैंकिंग सर्विस मेंटेन रहे, बैंकिंग सर्विस चलती रहे और नीचे तबके के आदमी को भी बैंकिंग सर्विस की फैसिलिटी मिले, इसलिए आरबीआई ने इन लोगों को भी रखा हुआ है। पर आरबीआई इनके ऊपर चेक जरूर रखती है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने खुले छोड़े हुए हैं, चेक रखती है, टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देती है, पर वो पूरा कंट्रोल नहीं है जो उनके ऊपर। क्लियर है जी, समझ में आ गया? शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक, देखो इसको कोई प्रॉब्लम है तो। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं? क्या मतलब? हेलो, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਲੋਨ ਲੇਗਾ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਈਏ। ठीक है, ठीक। नहीं, ये कहना क्या, समझ नहीं है मुझे, क्या क्वेश्चन क्या होगा? नॉन बैंक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। आप कहते हो क्या, मतलब डायरेक्टली कैसे देखो क्या? ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। तो सर मैं आपको कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टियां रखनी पड़ती है, कईयों के पास नहीं होती, वो कहाँ से देगा? आज के टाइम में गवर्नमेंट बैंकों को इतना पैसा लुटा हुआ है, आप लोन लेने चल जाओ, वो आपसे कहेंगे कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी रखनी है आपने। अब बंदे का प्रॉपर्टी ना, वो खुद किराए के घर में रह रहा हो। हमारे वहां केस हुआ था, एक किराए की दुकान, ठीक है, जिस बंदे ने ली उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया, मालिक को पता ही नहीं, आपस में प्रॉपर्टी बांट ली, उसको किराए की दुकान मिल गई और उस बंदे ने लोन भी ले लिया। और जब बाद में मालिक को पता लगा, केस कुछ छूटा, सब कुछ हुआ, बिजली का बिल 20 लाख खड़ा हुआ, जो लोन देना 50 लाख खड़ा हुआ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਕੀ देने वाले को, हाँ जी, फ्रॉड हो जाता है। समझ गए ना, प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है ना। बैंक आपको बोलेगा बताओ क्या रखते हो आप, अब बंदा खुद किराए की दुकान में बैठा हुआ, वो क्या रखेगा? तो फिर वो तो इनके पास ही जाएगा। तभी भैया वो अगर 7% ब्याज वो ले रहे हैं तो 10% वो इसी चीज का ले रहे हैं आपसे ज्यादा, या 10, या आजकल तो 12% भी ले लेते हैं। उनका लॉस भी तो हो सकता है ना, कल तुम भाग गए फिर वो कवर कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है, समझ में आ गया? अगली क्लासिफिकेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिस बैंक में 51% से ज्यादा शेयर किसका है? गवर्नमेंट का है, तो वो कौन सा होगा? पब्लिक सेक्टर। जिस बैंक में 51% से ज्यादा शेयर किसी प्राइवेट आदमी का है, वो कौन सा होगा? प्राइवेट सेक्टर। जो बैंक बेसिकली कहां का है? फॉरेन कंट्री का है, पर उसने अपनी एक ब्रांच कहां पर खोली हुई है? भारत में खोली हुई है, ठीक है। ऐसा जो बैंक होगा वो कौन सा होगा?
foreign bank. For example, Citibank, Capital Bank, लेमन ब्रदर्स बैंक की भी एक अद्दी खुली हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन से बाहर की है, पर खोली उन्होंने ब्रांचें यहाँ पर है। फॉरेन बैंक्स कब एंट्री हुई थी? 1991 के बाद, ठीक है। और रीजनल रूरल बैंक्स मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि 70s में ये खुला था, और टारगेट क्या है? रूरल एरियाज। समझ में आ गया? अगली क्लासिफिकेशन है कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, चलिए बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है? और कुछ? कमर्शियल, वर्ड कमर्शियल का मतलब क्या? व्यापार, प्रॉफिट मेकिंग। ऐसे बैंक्स जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, वो बैंक्स कौन से हैं? कमर्शियल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, इवन रीजनल रूरल बैंक्स भी कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। कहीं ना कहीं उनका मोटो कहां पर है? प्रॉफिट है। क्लियर है जी? तो फिर कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हुए? क्या उनका मोटो प्रॉफिट नहीं है? ऐसा तो होने से, मैं कहता हूं फ्री में तो कोई भी नहीं करता। ये तो आपको यहां पर लेक्चर मिल गए फ्री में, कौन देता है? आप यहां फ्री में पढ़ रहे हो तो कौन देता है? इंस्टीट्यूशन एकेडमी ने सोचा आपके लिए। आजकल क्या मिलता फ्री में? तो बताओ फिर कोऑपरेटिव क्या प्रॉफिट नहीं लेंगे? लेंगे, कम लेंगे, बाकियों से थोड़ा कम लेंगे। हालांकि इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में हम। कम लेंगे, ये नहीं कि लेंगे ही नहीं, पर उनकी जो मेजर फोकस ये है कि पैसा जो जाए उन सेक्टर्स को जाए जो कमर्शियल बैंक जिनको नहीं देके राजी है। खासकर रूरल एरियाज हो गए या अर्बन एरियाज में भी ऐसे लोग हैं जो जिनको बैंक्स नहीं देके राजी, उनको टारगेट करते हैं। पर प्रॉफिट वो भी लेते हैं, पर एक जायज प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताता हूं मैं आपको। तो ये क्या फर्क हो गया कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। आगे चलिए, डिफरेंशियल बैंक्स और स्मॉल बैंक। चलिए डिफरेंशियल बैंक्स और स्मॉल बैंक्स, पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल बैंक्स के बारे में। डिफरेंशियल बैंक को किसने रेकमेंडेशन से बनाया? नचिकेता मोर कमेटी। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स की, जिसका नाम क्या था? नचिकेता मोर कमेटी। और इस कमेटी ने रेकमेंडेशन दी भारत को, सरकार को, कि आप एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैंक्स बनाएं जिसका नाम क्या होगा? डिफरेंशियल बैंक्स। ठीक है। अब ये डिफरेंशियल बैंक्स हैं क्या? सुना है कभी ये? सुना ना? पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक, हो गया ना शुरू। ये क्या है? डिफरेंशियल बैंक्स। अब डिफरेंशियल बैंक्स बाकी बैंकों से कैसे अलग है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। चलो हमने ये मान लिया कि बैंक है, ठीक है। बाकी बैंकों से कैसे अलग है? पहला, ये किसी भी से 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते।
एक आदमी मैक्सिमम कितना पैसा डिपॉजिट करा सकता है? 2 लाख, पहली बार। ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं कराएगा। उसके ऊपर एक रोक है डिफरेंशियल बैंक के ऊपर। ठीक है, आगे डिफरेंशियल बैंक्स जो हैं आपको एक बहुत बड़ी सुविधा देते हैं ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस की। ठीक है, पैसा ट्रांसफर करना है, पेटीएम कर दो, बार कोड कर दो, ये कौन कर रहा है? डिफरेंशियल बैंक्स कर रहे हैं। क्लियर है? तीसरा, डिफरेंशियल बैंक किसी को भी लोन नहीं दे सकते। किसी को भी बैंक लोन नहीं दे सकता, रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। कभी एयरटेल बैंक ये नहीं कहेगा लोन ले लो। कभी आया एयरटेल बैंक या पेटीएम बैंक का भी फोन आया आपको कि हमसे लोन ले लो? कभी नहीं आएगा। दे ही नहीं सकते वो लोन किसी को। हाँ, ये सिक्योरिटीज में, यानी जहां पर आपका शेयर मार्केट वगैरह लगता है, वहां पर अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इन्होंने भी तो कमाना है ना, तो कहां से कमाएंगे? आपसे पैसा इकट्ठा लिया, ठीक है, आपका डिपॉजिट उसके अंदर 2 लाख है, उसको उन्होंने क्या कर दिया? मार्केट पे लगा दिया। और ऐसा नहीं कि यही कर रहे हैं, LIC भी करती है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी है ना शेयर इनके। क्या स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के शेयर नहीं है? क्या LIC के शेयर नहीं है? क्या यूको बैंक के शेयर नहीं है? जो उनके पास पैसा बचता है, या तो किसी प्रोजेक्ट को फंडिंग कर देते हैं या उसको वो मार्केट में लगा देते हैं, पैसा कमाते हैं वहां से, क्योंकि पैसे को पैसा बनाता है ना। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं किसके ऊपर? डिफरेंशियल बैंक्स के ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंशियल बैंक्स जो हैं ये बेसिकली यूनिवर्सल बैंक से अलग है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल बैंक्स? यूनिवर्सल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आपका SBI बैंक यूनिवर्सल बैंक है, HDFC बैंक यूनिवर्सल बैंक है, दे रहा ना आपको सारी सर्विस। पर यहां पर क्या है? यहां पर आपको सारी सर्विसेज नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ रही है ना वहां पर। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये इसको किस कैटेगरी में डाल देता है? डिफरेंशियल बैंक्स। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशियल बैंक में क्या फर्क है। यूनिवर्सल बैंक सारी सर्विसेज देगा, डिफरेंशियल बैंक कहीं ना कहीं उसकी जो लिमिट है वो आ जाती है बीच में। ठीक है जी, तो फिर ये क्या है? स्मॉल बैंक्स क्या हो सकता है? कोई है या इकोनॉमी का स्टूडेंट? नहीं तो आज उसकी लस्सी बन जानी थी। पूछ लेना था मैंने आज उसे। पोस्ट ऑफिस बैंक के बारे में सुना है? आजकल पोस्ट ऑफिस ने भी बैंक शुरू कर दी है। ये एग्जांपल किसका है? स्मॉल बैंक्स। स्मॉल बैंक्स यानी लोन, सारी बैंकिंग ऑपरेशन करेगी, ये सारी बैंकिंग ऑपरेशन करेगी, यानी ये डिफरेंशिएट बैंक तो है नहीं। ठीक है, टाइम डिपॉजिट भी लेगी आपसे, डिमांड डिपॉजिट भी लेगी। पोस्ट ऑफिस वाले चेक भी इशू करते हैं, कभी देख लेना, होंगे पोस्ट ऑफिस बैंक में चेक इशू होते हैं। तो पर नाम क्या है? स्मॉल, यानी इसका जो मेन फोकस है छोटे कस्टमर्स का, जिनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मेन फोकस इनका उनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, अगर गांव में, पिंडों में बैंक नहीं है तो डाकखाना जरूर है। ऐसे होंगे गांव ऐसे जहां पर बैंक नहीं होगा पर डाकखाना जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं उसका फोकस कहां पर जा रहा है कि ऐसे तबके के लोगों को जिनको फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिल रही है। ये क्या हो गए? स्मॉल बैंक्स। अब इसके ऊपर भी कुछ पंगे हैं। पहला, 75% इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा देना पड़ेगा। ये क्या है? अभी हम पढ़ लेते हैं, अभी साथ ही पढ़ लेंगे। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर आपको जितना भी पैसा आपके पास है उसका 75% पैसा आपको कहां देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी सेक्टर्स?
एरिया डिसाइड किया हम आरबीआई ने वेटेज ही ज्यादा फोकस करना। हाँ रेट अलग है, पर सेक्टर क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। रेट हमने 75% का क्या एक्सप्लेन कराना है? ऑयल सेक्टर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे लेना होगा। ये कोई चेतना आप पूछ रहे हैं कि क्या चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना है? स्मॉल बैंक्स, अरे स्मॉल बैंक्स में देखिए, नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ, स्मॉल बैंक खत्म नहीं हुआ अभी। देखिए स्मॉल बैंक्स क्या है, पोस्ट ऑफिस बैंक्स है एग्जांपल जैसे, ठीक है, वैसे इसके अलावा और भी है, ठीक है। स्मॉल बैंक्स क्योंकि वर्ड क्या है स्मॉल, इसका मतलब ये क्या है, इसके जो कस्टमर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको फुल बैंक की सर्विसेज एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। अब 75% मैंने बोला कि इन बैंकों को जितना भी डिपॉजिट है इनके पास, जितना भी पैसा है उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ेगा। मैं पूछता हूं प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर, प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन, प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमई। देखो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आपके सोलर प्लांट, विंड प्लांट, ठीक है, हाउसिंग, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर। आप बताओ क्या इन लोगों को बैंक देकर राजी है पैसा? इन लोगों को आसानी से बैंक मिल देता पैसा? जिसके बाद तो चलो पैसा होगा शो करने के लिए वो तो एजुकेशन लोन ले जाएगा, जिसके बाद नहीं है वो ले जाएगा, क्योंकि भैया वो तो कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मेकिंग भी चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंट जरूरी है पर बैंक्स इनको देके राजी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म लगा दी बैंकों के ऊपर, क्या कि जितना भी आपके पास पैसा है उसका 40% पैसा आपको किनको देना पड़ेगा, इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा। ये बैंकों के ऊपर नॉर्म है, एक आरबीआई ने लगाई हुई है कि 40% पैसा आपको इनको देना पड़ेगा। पर स्मॉल बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स आपको कितना परसेंट पैसा देना पड़ेगा? 75%। ये चीज याद रखना। वैसे कितनी है? एमएसएमई का मतलब ये होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज नहीं होती, जैसे आपकी बल्ले वाली, छिक्का बनाने वाली, ठीक है, बैडमिंटन, फुटबॉल बना रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री है ना। घर में कोई जूते बना रहा है, छोटी इंडस्ट्री है ना। या किसी ने कोई प्लांट लगाया तो हुआ, पर उसका इतना बड़ा प्लांट नहीं है कोई कि वो बड़ी कैपिटलिस्ट में आ जाए, वो चीज नहीं। छोटे छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं वो एमएसएमई में आते हैं, ठीक है। तो बाकी बैंकों के लिए क्या है? 40%। आपके लिए कितना है? 75%। यानी आपके पास जितना भी पैसा है ना उसका 75% आपको इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा। पहली बात समझ में आ गया ये, ठीक है। दूसरी, इनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? सपोज पोस्ट ऑफिस बैंक है, स्मॉल बैंक है, उसके बाद टोटल पैसा कितना है? 1000 करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है? 500 करोड़ आप एक साथ एक झटके में किसी को दे सकते हो। 50% पैसा कितना बनता है? 500 करोड़ आप दे सकते हो एक झटके में। फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी आगे आपसे लोन लेने, दे दो 500 करोड़। ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है। पर रिमेनिंग कितना रह गया? 500 करोड़। अब इसके ऊपर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, किसी भी आदमी को 25 लाख से ज्यादा नहीं देना।
एक झटके में तो आप देंगे ना 500 करोड़, जितना रह गया। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने आपकी लिमिट लगा दी है 25 लाख एक, 25 लाख दो, 25 लाख तीन, या 25 लाख से कम दे दो, 26 लाख नहीं देना, 5 दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो एक बार में? 25। उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, 26 नहीं कर सकते उसका। ये इनके ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगी चीज, बुक में भी नहीं मिलेगी ये चीज आपको। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या हो गया आपके स्मॉल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक, समझ में आ गया? यूनिवर्सल बैंक्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं, समझ में आ गया आपको? देखिए फिर हम चले अब आरआरबी को, उसको भी डिटेल में पढ़ना है हमने, ठीक है। आज पहला दिन है ना, थोड़ा यूज टू हो जाओ, टेक्निकल चैप्टर है ना ये, एक बार आप यूज टू हो गए फिर हम गियर लगा देंगे सीधा 6। चलिए आगे चलिए। रीजनल रूरल बैंक्स, हो गया 100% हो गया ना, हो गया। चलिए जो भी आरआरबी होगा, रीजनल रूरल बैंक, उसको चलाने वाले 3 बंदे हैं। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, 50% पैसा किसका लगा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 35% पैसा किसका लगा हुआ है? स्पॉन्सर्ड बैंक, जिसने भी उसको स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई ने, किसी ने स्पॉन्सर्ड कर दिया, ठीक है। और 15% स्टेट गवर्नमेंट का। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में कोई गांव में रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, 50% पैसा शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। 15% शेयर किसका है? पंजाब गवर्नमेंट का। 35%, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, 35% पैसा किसका लगा हुआ है उसके अंदर? पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है शेयर होल्डिंग का, कि रूरल बैंक के ऊपर किस किस का पैसा लगा हुआ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और रूरल बैंक्स, जितना भी पैसा आपको मिला है उसका 75% लैंडिंग कहां है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्लियर है? और इनका टारगेट ग्रुप क्या है? रूरल एरियाज, यानी एग्रीकल्चर, वहां के आर्टिशियंस, एमएसएमई, लेबर या छोटे शॉपकीपर्स हो गए गांव में जो हैं, ठीक है। तो इनके जो मेन कस्टमर्स हैं ये क्या है? ये लोग हैं। पर ये लोग भी प्रॉफिट मेकिंग पे काम कर रहे हैं, ये मैं बताया था मैंने आपको पहले, ये लोग भी प्रॉफिट मेकिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया?
और 2 मिनट का टाइम मैं भी रेस्ट कर लूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ना ना, अभी तो घंटा पड़ा है, तुमको पूरा ट्रेंड बना के जाऊंगा, बैंक में बैठोगे तो खुद ही साइन कर लोगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सुनाओ नाम इनका। चलो आने दो उनको, फिर शुरू करते हैं। टेक्निकल है थोड़ा ये, आगे जाके बहुत टेक्निकल हो जाएगा ये। जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा, बेसिक रिफॉर्म्स बताऊंगा, एनपीएस बताऊंगा, ठीक है। तो 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब कि 75% आपको इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा पैसा, जितना भी पैसा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपया है बैंक के पास, 75 लाख आपको इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा। इन्होंने देना पड़ा। नहीं, स्मॉल बैंक्स में, 40 कमर्शियल बैंक्स में 40% है, स्मॉल बैंक्स और आरआरबी में 75% ही है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, इनके ऊपर कितनी लिमिट है? 40%। पर आरआरबी और स्मॉल बैंक्स के ऊपर कितनी लिमिट है? 75%। उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। ठीक है जी, चले शुरू करें। अब मुझे ध्यान से एक बात बताओ, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाउसेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? जो टैक्स नहीं दे रहे, इसमें आपका जूस वाला भी आ गया, सब्जी वाला भी आ गया, रिक्शे वाला भी आ गया, समोसे वाला भी आ गया, दे देंगे टैक्स। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। रेडी वाला आ गया, भटूरे वाला आ गया। आप मेरे को सही तरीके से बताओ, इन लोगों को बैंक लोन देते हैं? जल्दी देंगे? जल्दी देते हैं कोई? अब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को दे देंगे, क्यों? इनका पैसा नहीं मरता क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला खुद ही अगर एक्सपोर्ट हो गया, फिर जैसे विजय माल्या, कहां लबना है जाके उसको? ये ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। बाद में पता है तुम्हारा 100 करोड़ रुपया लेके वहीं बैठ गया जाके। इन लोगों को ज्यादा पैसा नहीं मिलता। और उससे भी बड़ी बात, जो भारत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चलाती है, हाईवे डेवलपमेंट, मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट,
इनको क्या पैसा मिलता है? क्या इनको बैंक देने को तैयार है इन लोगों को? नहीं, नहीं सर, बैंक चाहता है प्रॉफिट। पहली बात, हाईवे बना दिया तुमने, बैंक ने स्पॉन्सर कर दिया, पंजाब में हाईवे बना, पंजाब में तो हो गया आंदोलन, तो क्या हाईवे वाला आपका टाइम से प्रॉफिट दे पाएगा आपको? मर गया ना पैसा। अब उस पैसे का भी क्या लेना देना जो उसको 10 साल बाद प्रॉफिट मिले, उसकी वैल्यू गई ना रहे। कोई बैंक चाहता है हमको शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कमर्शियल बैंक्स पैसा देने से कतराते हैं। क्यों? पहली बात ये प्रॉफिट कम है, और दूसरी बात ये टाइम से प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाई जिनका नाम क्या था? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इनका काम क्या है? रीफाइनेंस फैसिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रीफाइनेंस? ये याद रखना ये चीज, रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है? ये इंस्टीट्यूशंस डायरेक्ट नहीं पैसा देंगे आपको, ये बैंक को पैसा देंगे और बैंक इनसे लेकर आपको पैसा देगा। फॉर एग्जांपल, स्मॉल इंडस्ट्री वाला कोई आदमी गया बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है वो नहीं चाहता आपको देना, क्योंकि उसको कहीं और से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, वो किसको कमर्शियल बैंक अप्रोच करेगा? सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी कमर्शियल बैंक को, फॉर एग्जांपल यूको बैंक को कितने परसेंट पे देगी? 5% पे, और वो आगे कितने में देगा? 8%। इसने डायरेक्ट तो नहीं दिया ना आपको, इसने पहले बैंक को दिया, बैंक ने आपको दिया। ये क्या होती है? रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस फैसिलिटी, री हो गया ना, फाइनेंस प्लस री हो गया, रीफाइनेंस फैसिलिटी। ठीक है जी। वैसे ही नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। किसान गया, उसने बोला मुझे लोन चाहिए, एसबीआई अपने पैसे से लोन नहीं देना चाहता, वो किसको अप्रोच करेगा? नबार्ड। नबार्ड उसको पैसा देगा और वो आगे आपको देगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है ना, और खासकर डॉलर्स में चाहिए होता है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? एक्सिम बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, किसी को हाउस बनाना है, हाउस लोन जाएगा, बैंक अपनी तरफ से हाउस लोन नहीं देगा, बैंक को कौन फाइनेंस करेगा? ये, और ये आगे आपको देगा। रीफाइनेंसिंग हो रही है ये। ठीक है, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वही उनका मार्जिन है। जैसे इसने 5% पे दिया, इसने 8% पे दिया, तो बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया? 3%। समझ में आया? ये डायरेक्ट उन्हें देना नहीं ना, बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं ये, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहते वो। अब सारे के सारे वहीं पर आ जाएंगे उसके पास। लोकल, अब इनकी ब्रांचेस, सिडबी की ब्रांच कहां पर खुली है? कहीं खुली दिखी है आपने कहीं पर? ये आरबीआई की रेगुलेशंस हैं कि आपने डायरेक्ट पैसा नहीं देना, आपने इसको इनडायरेक्टली देना। आपको इन बैंक्स की कहीं दिखी आज तक ब्रांच? ये फाइनेंसर्स हैं बैंक्स के, ये बैंक नहीं है बेसिकली, ये क्या है? फाइनेंसर्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं। इनका जो लेना देना इन बैंक से लेना देना, ये उन बैंक्स को फाइनेंस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। वो अपनी कमीशन ले तो रहे हैं इन लोग, वो 5% ले रहा है तो वो आपसे 8% ले रहा है, 3% बैंक भी कमा रहा है, ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अब आइए मुद्रा लिखिए। सुना है मुद्रा लोन? तो मुद्रा ये क्या, एक तरह का बैंक है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आदमी, एक फ्रूट वाला किसके पास जाता है? एसबीआई के पास जाता है। अब ये बंदा कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, ना तो ये जीएसटी दे रहा है, ना तो ये इनकम टैक्स दे रहा है। ठीक है, रेडी वाला। अब इसको तो बैंक मुकरेगा ना देने से, वो तो अंबानी को ना जल्दी दे,
इतनी टाइट रेगुलेशंस हो चुकी हैं जब से वो भागा है विजय माल्या, ललित मोदी भागा है तब से रेगुलेशंस टाइट हो चुकी हैं। अंबानी भाग गया ना, काम खराब हो जाएगा। सबसे पहला बैंक जो डूबेगा एसबीआई डूबेगा। ये तो उसकी आरती करते होंगे, मत भाग प्राणी मत भाग। कितना लोग उसके साथ अटैच है, कितना पैसा लगा हुआ है ना। अगर वो आज झटके में भाग गया ना, बहुत उथल पुथल मच जाएगी। ठीक है, अब इन लोगों को पैसा कौन देगा? बैंक तो नहीं देने वाला। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? मुद्रा बैंक। गवर्नमेंट ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसा कोई आदमी आता है तो आपको पैसा कौन देगा? मुद्रा बैंक रीफाइनेंस करेगा आपको, और आपने उस लोन को आगे देना। ठीक है, जो लोन मिलेंगे ऐसे सेक्टर को, वो 3 कैटेगरी में है। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु छोटा बच्चा। ठीक है, तो लोन भी कितना छोटा, यानी जिस बंदे ने अभी अभी शुरुआत की है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने काम की शुरुआत की है, बच्चा ही है ना उस काम में अभी, तो उसको लोन कितना? 50,000। किशोर, चलिए काम करते उसको कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। किशोर बड़ा हो गया थोड़ा, तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट क्या है? 50,000 से 5 लाख। और लास्ट क्या है? तरुण, अब तो बड़ा ही हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसको। ठीक है, अब तो उसका बिजनेस एस्टेब्लिश है, उसने उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार आपको, शिशु, किशोर, तरुण, उसकी लिमिट पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, शिशु तो ये होता है शिशु, किशोर, तरुण। शिशु यानी स्टार्टिंग, अभी आया ही है बच्चा। ठीक है, किशोर मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, तरुण मतलब अब एंटरप्राइज स्टैब्लिश्ड है, बस उसको एक्सपेंड करना है बस। ठीक है, क्लियर है जी? देखिए इसको, फिर आगे चले। चलिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्या होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज? अच्छा, तुमको कोई पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए फोन आया? हाँ आया ना, फोन आता है। किनको आता है? अच्छा, वो कहते मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगर एक आदमी ने डिफॉल्ट कर दिया 5 करोड़ रुपए का यूको बैंक से फॉर एग्जांपल, क्या उसको एसबीआई का फोन आएगा कि आप लोन ले लो? नहीं आएगा ना। एसबीआई को कैसे पता लगा कि इस बंदे ने डिफॉल्ट किया हुआ है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जो सिंबल नहीं बनाती है आपके, ये बनाती है क्रेडिट स्कोर। स्पेशल कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं?
ना केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है, इनके पास हर बंदे की लिस्ट है। उनको पता है फलाना बंदा इनकम टैक्स दे रहा है, फलाना बंदा टाइम से जीएसटी दे रहा है, उसके अकाउंट में अच्छा पैसा है, वो आपको फोन कर देंगे। दूसरा बंदा ना वो इनकम टैक्स देता है, ना जीएसटी देता है, उल्टा 5 लाख पहले खा के बैठा हुआ है, ठीक है, उसको वो फोन नहीं करेंगे। तो ये बैंकिंग को इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है कि हमारे प्राइम कस्टमर्स कौन से हैं, जहां से हमको प्रॉफिट मिल सकता है। वो डिटेल वो तो नहीं देखते ना आपकी रिटर्न है मेरा सारा कुछ, उसके लिए स्पेशल कंपनीज है जो प्रॉफिट भी लेती हैं इनसे। वो कौन सी है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जो ये काम करती हैं। समझ में आ गया? आगे चलिए। सारे बैंकों का पिता आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, भारत बैंक ही है जो वहां पर लिखा होता है, वो बैंक को ही कहते हैं। एक स्टूडेंट कहता मुझे अभी कॉल आई है लोन की सुन लिया, लगता है कोई कनेक्शन टाई हो गया। चलिए, आरबीआई। तो मैंने बताया आरबीआई एक्ट कब बना, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक सेंट्रल बैंक की स्टैब्लिश हुई जो सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा। इस बैंक को क्या बोला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस बैंक की स्टैब्लिश किसने की थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 1949 आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है जी। और 1949 में भी एक एक्ट पास किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत अब जितने भी बैंक है उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है, ये तो होगी इसकी हिस्ट्री। चलिए, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? तो पहला फंक्शन तो यही है कि बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो एक देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, वो कौन सा है हमारे देश का? आरबीआई। दूसरा, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हालांकि इसके ऊपर हम चैप्टर पढ़ेंगे कल, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको कौन चलाता है? आरबीआई। व्हाट डू यू मीन मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट डू यू मीन मॉनेटरी? मनी। कितना पैसा बाजार में है उसको कंट्रोल करना, ये कौन करता है? आरबीआई। फॉर एग्जांपल, अगर पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया तो उससे क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन हो जाएगी। जब दूध का पैकेट 11 रुपए का था, वेरका का जब नया नया आया था, आज 35 का है। क्यों? क्योंकि आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ चुकी है, आपके पास पैसा आ गया। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन को आरबीआई ने कंट्रोल ना किया ना, तो ये वाला हाल भी हो सकता है। $1 मिलियन की एक ब्रेड बिकी, करेंसी अपनी वैल्यू ही खत्म होगी करेंसी की।
मतलब अगर आपने एक ब्रेड लेने जाना, सोचो ट्रक लेके जा रहे हो जिम्बाब्वे डॉलर्स का, तब जाके आपको ब्रेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेगुलेटर्स को अच्छी तरह से नहीं किया। तो मार्केट में पैसा है, ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो उसको खींचना किसने है? आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ेंगे अभी अगले क्लास में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा आपको एक, ठीक है। या मंदी आ गई, मार्केट में पैसा कम है, प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, ठीक है, फिर क्या करोगे? पैसा को रिलीज कर देंगे। हाँ, वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, पैसे को रिलीज कर देगी, इंटरेस्ट रेट घटा देगी। इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, लोग आएंगे आपसे लोन लेंगे, प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, नौकरियां मिलेंगी। जब नौकरियां मिलेंगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी ना, बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो चलाती है, कौन चलाती है? आरबीआई, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है इसका? किसी बैंक ने भी, अगर कोई भी नया बैंक अगर भारत में खुलता है तो उसको किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा? आरबीआई से। बड़ा बैंक है ना ये, ऐसा नहीं कि लंदन से कोई आए, कोई फिरंगी आया, अपना यहाँ पर किराए पे जगह रखी तो वहां पर क्वीन के नाम पे बैंक खोल दिया। ऐसा नहीं होता, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आजकल गली गली में बैंक खुल जाते नहीं। या किसी बैंक को भी अपनी कोई ब्रांच ओपन करनी है या अपनी कोई ब्रांच क्लोज करनी है, इसके लिए भी किससे परमिशन लेनी पड़ती है? आरबीआई से। हालांकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक के ऊपर ये चीज लागू थोड़ी नहीं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको बताना नहीं पड़ेगा, बताना तो फिर भी पड़ेगा, उसको बताना तो उसको फिर भी पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, दो बैंक्स को छोड़कर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, याद रखना ये चीज, दो बैंक्स को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक्स हैं, अगर उन्होंने बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करनी है तो उसके लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको? आरबीआई से। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मैं क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा? वो तो है ही गवर्नमेंट का, आरबीआई तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट को तो नॉलेज है ही है उसके अंदर। और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी अगर वो बड़ी फेरबदल हो रही है, उसमें भी आप आरबीआई की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन जरूर देनी पड़ेगी आपको कि हमने ये चीज कर दी है, पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि उसको पता लगे कुछ हुआ है तो वो आप पे चेक एंड बैलेंस थोड़ा रखेगी, ठीक है। इन दोनों बैंकों को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक है, एमडी, चेयरपर्सन, जीएम लेवल पे अगर कोई फेरबदल आपने करना है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके कोई चेंजिंग करनी है, तो आरबीआई यहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां तक आरबीआई अपना बंदा भी बीच में बैठा सकती है। अगर आरबीआई को लग रहा है ना कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई कमी चल रही है, फिर यहाँ पे यस बैंक में कोई गड़बड़ चल रही है, तो कोई अपना बंदा भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा सकती है। क्लियर है? क्या होता है WMA? हालांकि इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे बाद में बजट वाले चैप्टर में, देखो पढ़ा चुके हैं सर बजट वाला चैप्टर को, ठीक है। WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। सर ने अभी बजट ही डिस्कस किया ना, अभी वो पढ़ना है ना, फिस्कल पॉलिसी अभी पढ़नी है ना आपने। क्या होता है? हाँ जी, नहीं, ये फंक्शन में है, पर ये टॉपिक अलग है। जब हम पढ़ेंगे ना वो आपकी वो फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, उसके अंदर एक स्पेशल टॉपिक आएगा, इसके ऊपर बहस होगी पूरी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के ऊपर, ठीक है।
चलिए ये क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ जाए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनको पैसा कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई, बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है जी। अगर इसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड किया है, तो क्या ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं है? हाँ, क्या ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं है? सो आरबीआई इज आल्सो द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे किसके पास है? आरबीआई के पास। अगर भारत सरकार किसी को कोई पेमेंट करनी है, अपने आप नहीं चेक जाके साइन करके आएगी, आरबीआई करेगी उसकी तरफ से। पंजाब सरकार ने किसी से कुछ लिया है, हिमाचल से कोई बिजली ली है और उनसे बिजली लेकर उसकी पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट अपने अपनी करेगी। वो कौन करेगी? हाँ, बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। हो गया। चैट नहीं आ रही, चैट नहीं आ रही इसमें। क्या नहीं आ रही? फिर कैसे आएगी? पूछता हूँ, चैट नहीं आ रही, चैट। ठीक, चलिए। आरबीआई गवर्नमेंट बैंक कैसे है? यहां से मेरा स्क्रीन ऑफ हुई है। तो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, उसने किससे बिजली ली? हिमाचल प्रदेश से। तो पेमेंट ट्रांसफर करेगा ना उसको, ठीक है? तो ये पेमेंट ट्रांसफर कौन करेगी? आरबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है। यहां तक कि गवर्नमेंट के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट भी कौन करती है? आरबीआई। मार्केट में लगा दिया ताकि उसका पैसा बढ़ जाए, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लगा दिया ताकि उसका पैसा बढ़ जाए। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो मैनेजर भी है। अगर जो बंदे शेयर में मार्केट में पैसा लगाते होता है ना, पोर्टफोलियो आता है ना उसके अंदर, कि आपकी मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। ठीक है। आगे चलिए। आरबीआई गवर्नमेंट का कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसको भी कौन मैनेज कर रहा है? आरबीआई। भारत सरकार का कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कौन मैनेज कर रहा है? आरबीआई। इसी तरह कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट और स्टेट का कोई अगर पब्लिक अकाउंट है, उसको भी कौन मैनेज कर रहा है? आरबीआई। बैंकर है ना गवर्नमेंट का, अपने आप कुछ मैनेज नहीं कर रही हो। कंसोलिडेट, यही लिखा है, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, या अगर उसका कोई पब्लिक अकाउंट है तो उसको भी कौन कर रहा है? आरबीआई।
इसी तरह मैंने आपको बताया आरबीआई बैंकर ऑफ द बैंक है और बैंकर एट लास्ट रिजॉर्ट। यानी अगर सिचुएशन ऐसी आ गई बैंक रन की, बैंक रन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रन? नहीं, वो तो फिर बैंक का डूबना हुआ ना, बैंक भागागा। बैंक्रप्सी में वो तो बैंक डाउन हुआ, ये तो बैंक भाग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक रन सिचुएशन है। बैंक रन क्या सिचुएशन है? फॉर एग्जांपल किसी यस बैंक डूब रहा था, तो हुआ क्या? जब लोगों को पता लगा कि यस बैंक डूब रहा है, भागे ना बैंक की ओर। कोई मोटरसाइकिल उठा के भागा, कोई पैदल भागा, कोई रेडी में भागा, कोई रिक्शे में भागा, कोई कार में भागा। बैंक रन, भागे ना बैंक की तरफ। वो सिचुएशन कि जब कस्टमर्स अपना सारा पैसा निकलवाने के लिए रेडी हो जाएंगे, हमको अब हमारा पैसा वापस चाहिए। और अगर सारा पैसा निकल गया तो बैंक तो गया, तो खत्म ही हो गया बैंक। फिर क्या बचा? अंडा। अंडे से होता बैंक चलना है। तो ऐसी सिचुएशन जब कस्टमर आपको बोले कि मैं सारा पैसा हमको निकाल दो और बैंक डूबने की कगार पे आ जाए, उस समय कौन हेल्प करता है उस बैंक की? आरबीआई, लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अब नारायण आ जाओ, अब आएंगे आरबीआई और आपको बचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत के फॉरेक्स रिजर्व को भी कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में करेंसीज हैं डिफरेंट नेशंस की, जैसे यूरो है, ठीक है, डॉलर है, आपकी ये होगी क्या नाम है, पौंड है। ठीक है, हम जिन जिन लोगों से ट्रेड करते हैं, ये क्या होगी? फॉरेन करेंसी। इस फॉरेन करेंसी को मैनेज कौन करता है? आरबीआई। बाजार में कितनी करेंसी भेजनी है, बाजार से कितनी करेंसी निकालनी है, ये सब कुछ कौन देख रहा है? आरबीआई। ठीक है, हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक ऑपरेशन है फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप, जिससे वो क्या करेगा, अगर उसको लगा कि डॉलर ज्यादा आ गया, स्वैप, स्वैप का मतलब क्या होता है? खून अगर आ जाए ना, स्वैप लगा देते हैं, खुद ही जोड़ लेता है उसको पूरा। ठीक है, डॉलर मार्केट में ज्यादा आ गया तो उसको खींच लेगा, डॉलर मार्केट में कम है तो उसको रिलीज कर देगा। और फॉरेन करेंसी की मैनेजमेंट कि ज्यादा है कम है, हमको उसको मेंटेन करके रखना, ये कौन करेगा? सारा आरबीआई करेगा। समझ में आ गया? आगे लिखिए, सुना है इसके नाम कभी? आरबीआई के द्वारा एक कॉरपोरेशन जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है, कौन सी है? डिपॉजिटर क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्या है ये? पिछले साल हमारी जो रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी पार्लियामेंट में बजट के दौरान। उन्होंने कहा था कि अगर किसी आदमी का बैंक में पैसा है और बैंक भाग गया या बैंक डूब गया, भागता तो कौन है, डूब ही गया, तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर करोड़ों रुपया है तो कितना मिलेगा आपका? 5 लाख। ये जो चीज है कि आपको 5 लाख मिलेगा, यानी आपके पैसे के ऊपर कुछ चीजें कलेक्ट हो रही है ना, आपके लिए जो पैसा रखा जा रहा है कि अगर जब बैंक भाग जाता है तो 5 लाख रुपया देना है। ये कौन चला रहा है? डिपॉजिटर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको किसने स्टैब्लिश करवाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई के थ्रू। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा एसबीआई डूब गया और आपके पास कितना पैसा है? 15 करोड़। कितना मिलेगा? 5 लाख। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज भी है,
फॉर एग्जाम्पल आपका पैसे का कितना है 15 करोड़ और आपने यूको बैंक में 5 करोड़, एसबीआई में 5 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक में 5 करोड़ लगाया हुआ है। अब आपको कितना मिलेगा? 15 लाख। इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो ना, इन्वायरमेंट में सर ने कहा होगा जितना भी इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी होती है उतना इन्वायरमेंट स्ट्रांग होता है। ये नेचर का प्रिंसिपल है, जितनी आप में डाइवर्सिटी होगी ना उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। डाइवर्सिटी जो होती है स्ट्रांग फिनोमिना है। जितना पैसा, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना होता है ना, वो ये कहते हैं कि इसको डिवर्स कर दो। ये नहीं कि सिर्फ रिलायंस में लगा दो 15 लाख रुपए, नहीं, 1 लाख कहीं लगा दो, कहीं लगा दो, कहीं लगा दो, कहीं डाइवर्सिटी। तो अगर आपके पास डाइवर्सिटी है तब आपको 5-5 लाख वहां से मिलेगा। अगर एक बैंक में लगाया फिर आपको 5 लाख ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये इसको कौन कंट्रोल करता है? डिपॉजिटर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको आरबीआई के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल यूको बैंक है, एसबीआई है। पर्सन ए यूको बैंक में चेक लगाता है जिसकी क्या करनी है? आरटीजीएस करनी है। यानी बैंक को पैसा कहां पर ट्रांसफर करना है? एक अकाउंट में जो कहां पर है? एसबीआई के पास। इस पैसे को जो ट्रांसफरेशन होगी, इस पेमेंट सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। वो ना अक्सर ये बात कभी जाना आरटीजीएस नेफ्ट कराने, वो कहेंगे आपकी ना लेट हो जाएगी, घंटा 2 घंटे बाद मैसेज आता है। वो आपसे पूछोगे ना कि आपका क्यों, मतलब लेट क्यों हो रहा है, तो वो कहेंगे अभी आरबीआई की अप्रूवल बाकी है। बैंकों वालों का ये जवाब होता है कि अभी ऊपर से अप्रूवल बाकी है, क्योंकि इस पेमेंट सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। पहले ये चीजें थी, पेटीएम, भीम ऐप या गूगल पे, थी ये चीजें? नहीं थी ना। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहे थे, वो तो आरबीआई कर रहा था। तो क्या ये जो बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, पेमेंट बैंक एक खाते में कर रहा है या पेटीएम बैंक दूसरे खाते में कर रहा है, ये पेमेंट सिस्टम क्या ये वाला है? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर बैंक तो है ही नहीं। अगर तो ये प्रॉपर बैंक हो तभी उनको भी पेमेंट सिस्टम मिलेगा ना। ये तो प्रॉपर बैंक है ही नहीं। मैं तो आपको बताइए, ये तो डिफरेंशिएटेड बैंक है। तो इनके लिए एक नया पेमेंट सिस्टम बनाया गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछ चुके हैं। तो जो आपने पेटीएम ट्रांसफर किया, वो पेमेंट की जो घुमी है वो आरबीआई ने नहीं घुमाई, वो किसने घुमाई है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पर इसके ऊपर भी चेक किसका है? आरबीआई। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो कितना टाइम हो गया, 10 मिनट रह गए, 51 हो गए। चलिए, 2 टॉपिक छोटे से रह गए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, लीड बैंक स्कीम। ठीक है, फिर कल बाकी कल पढ़ लेंगे। समझ आ गया? चलिए आगे है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो फार्मर्स को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके तहत हर किसान का अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, उस अकाउंट में किसान को लोन दिया जाएगा। ठीक है, वो बैंक से जो लोन लेगा वो किसके अंदर चला जाएगा? उस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब किसान का जो लोन है वो 2 टाइप्स का है,
शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल उसने किसी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, या एक सीजन है उसके लिए बीज लेने हैं, फर्टिलाइजर्स लेने हैं, वो किसमें आ गया? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? ट्रैक्टर लेना है सोनालिका, ठीक है, या कोई जमीन लेनी है, ठीक है, उसके लिए कौन सा लोन आ गया? लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अब इस लोन के लिए जितना भी पैसा आएगा वो कहां जाएगा? इस अकाउंट में। और इसके साथ ही उनको एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा जिसका नाम क्या है? रुपए कार्ड। अब मैं आपसे पूछता हूं, मास्टर कार्ड क्यों नहीं इशू किया? ना, ये रीजन नहीं है। अगर रीजन है तो मास्टर कार्ड चल क्यों रहा है, वीजा कार्ड चल क्यों रहा है? बताओ भाई, पीछे मास्टर कार्ड क्यों नहीं इशू किया? कोई यूज करता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड? करते हो? करते हो? नहीं, हाँ ये ना, मास्टर कार्ड यूज करते हो? नहीं करता है? किया कभी? नहीं किया ना। आप बताओ, अगर मैं मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के लिए एक वर्ड बोलूं, क्या मैं गलत बोलूं? चिट्टा हाथी पालना, व्हाइट एलिफेंट पालना। चिट्टा हाथी क्या होता है? नेचर में व्हाइट एलिफेंट बहुत कम है, और अगर आपने इसको पाल लिया तो उसकी डाइट ऐसी है कि खर्चा बहुत है, ठीक है। ऑडी ले ली, ऑडी लेनी आसान नहीं है, ऑडी को मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। ले तो लिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं। दुकान खोलनी मुश्किल नहीं है, दुकान चलनी मुश्किल है। यस, एनुअल फीस नहीं चार्ज हो रही। किसान, उस बेचारे का इतना पैसा हो तो वो तुमसे लोन क्यों ले? ऊपर से तुमने उसको दे दिया मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, वो तो फीस देता रह जाएगा। और वही पैसा किसका? अमेरिकन कंपनी का। मतलब महीने का 20,000 पहले वो ये दे, ठीक है, किस्त ना उतारे, पहले अमेरिकन कंपनी को दे। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना एक कार्ड इशू किया जिसका क्या है? रुपया कार्ड। आज बैंक में जाओ, बैंक अकाउंट खुलेगा, वो मास्टर कार्ड नहीं देते, रुपये कार्ड देते हैं। तो इसकी बहुत मिनिमम फीस है, ठीक है। जब भी किसान को अपना पैसा निकलवाना, वो उस कार्ड को यूज करेगा, एटीएम में जाएगा, खड़च, और पैसा बाहर। ये क्या होगी? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट लिखिए, लीड बैंक स्कीम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे भारत में ऐसे, देखो, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ब्लॉक है, और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही तो पंचायतें आती हैं, रूरल एरियाज, विलेजेस आते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या ब्लॉक्स भी हैं, टाउन्स भी हैं, और रूरल एरियाज भी हैं। हमारे भारत में आज भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर टाउन्स और उसके अंदर जितने गांव हैं वहां पर बैंकिंग सर्विस पहुंच नहीं पाई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने आरआरबीस को बना दिया है। तब भी ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे गांव हैं, जलंधर में भी कुछ एक आधा गांव ऐसा होगा जहां पर आज भी बैंकिंग सर्विस नहीं है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, लीड बैंक स्कीम। फॉर एग्जांपल, बिहार का पटना जिला, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बैंक्स नहीं है। तो एक बैंक, कोई भी एक बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई को उन्होंने चार्ज दे दिया कि आप इस जिले के क्या बन के? लीड बैंक। अब आप बाकी बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या बनाओगे? कोऑर्डिनेशन, ताकि इस जगह फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच सके। कोऑर्डिनेशन बनाना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है, ताकि फाइनेंशियल सर्विस जो है वो असेसेबल हो सके, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम क्या है? लीड बैंक स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, नोट्स तो दूंगा मैं।
दूंगा नोट्स बना के, थोड़ा टाइम दो मुझे, दे दूंगा नोट्स बना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बिहार है, बिहार में पटना है, पटना जिले में ऐसे गांव, ऐसे ब्लॉक्स होंगे कहीं ना कहीं जहां पर बैंक नहीं है, वहां के लोगों को बैंकिंग सर्विस नहीं है। अब गवर्नमेंट बैठी है दिल्ली में, गवर्नमेंट को कैसे पता लगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पटना जिले का एक बैंक, सबसे बड़ा बैंक, उसको उन्होंने कह दिया तू लीडर बन जा सारे बैंकों का। जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पटना में, उन सबका लीडर कौन बन गया? तू बन गया, लीड बैंक होगी। अब तूने इनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक है, तूने पंजाब नेशनल बैंक होना, चल भी अपना उस जिले में जा, उस गांव में जा, उस गांव में जाकर वहां जाकर लोन बांट गया। या यूको बैंक है, उसको कहना ये डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, यहाँ पर लोगों को बैंकिंग एक्सेस नहीं है, वो आज भी पुराने लालों से लेकर पैसा लेके कर रहे हैं, तो वहां पर जाओ, वहां पर जाके बैंकिंग सर्विस दो उन लोगों को। लीड कर गया ना उसने, मैनेजमेंट शुरू कर दी है। इसको हम क्या कहते हैं? लीड बैंक स्कीम। समझ में आ गया? हो गया टाइम? है क्लास? और चल मैं टेस्ट पे चेक करने तुम्हारे, ठीक है? चलो कल लगा लेंगे क्लास। तो ठीक है। Thank you. Assessment.